मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डी रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन सेंट्रल काउंटर पार्टीज़। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट अथॉरिटी जो है यूरोपियन यूनियन की, उन्होंने इंडिया के 6 सेंट्रल काउंटर पार्टीज़ को डी रिकॉग्नाइज़ कर दिया है 30 अप्रैल से। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल काउंटर पार्टीज़ होती क्या हैं। तो बेसिकली एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो क्लियरिंग और सेटलमेंट करता है किसी भी ट्रेड में, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज का ट्रेड हो, सिक्योरिटीज़ का ट्रेड हो, किसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड हो या ऑप्शंस का ट्रेड हो। तो इसमें होता क्या है, समझ लो आप और मैं कोई ट्रेड कर रहे हैं, बीच में जो एक इंटरमीडियरी होगा जो क्लियर करेगा कि हाँ यहाँ से ट्रांजैक्शन हो चुकी है, बायर ने पैसे भेज दिए हैं, सेलर को मैं पैसे आगे भेज दिए गए हैं, गुड्स वापस भेज दिए गए हैं। तो ये जो पूरी क्लियरेंस करते हैं ये काउंटर पार्टी होते हैं। स्टॉक मार्केट में यही जो है ये बायर और सेलर के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट को फैसिलिटेट करवाते हैं थोड़ा सा कमीशन लेकर। ठीक है, तो हर सेलर के लिए ये बायर होते हैं और हर बायर के लिए ये सेलर होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही हाईली रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। आरबीआई की परमिशन के बाद ही जो है ये काउंटर पार्टी जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन बन सकता है। अब हुआ क्या कि 6 जो हैं इंडिया के काउंटर पार्टीज़, उनको डी रिकॉग्नाइज़ कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो ये सीसीपीज़ हैं, इनको थर्ड कंट्री में ये ऑपरेट तो करती हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो रेगुलेशंस हैं EMIR, वो ये कहते हैं कि वो यूरोपियन बैंक्स के साथ सिर्फ तभी डील कर सकती हैं अगर उन्होंने ESMA क्या है? यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट्स अथॉरिटी, जैसे हमारा सेबी है वैसे उनका एस्मा है। अगर एस्मा से जो है रिकॉग्निशन ली हो, सिर्फ तभी वो यूरोपियन बैंक्स के साथ फंक्शन कर सकते हैं। अब डी रिकॉग्नाइज इसलिए किया गया क्योंकि इंडियन जो CCPs हैं उन्होंने कोई कॉपरेशन अरेंजमेंट्स एस्मा और इंडियन रेगुलेटर्स मतलब सेबी और एस्मा ने कोई ऐसा कोऑपरेशन एग्रीमेंट नहीं साइन किया हुआ जिसमें वो एक दूसरे के सेंट्रल जो है काउंटर पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज़ करें। ठीक है, तो अब जो है रेगुलेशन जो है एक तरह से इनकी कैंसिल हो गई है, डी रिकॉग्नाइज़ कर दिया गया है। अब इंडियन रेगुलेटर्स क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे जो सेंट्रल काउंटर पार्टीज़ हैं वो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, EU में ऑपरेट नहीं करते हैं, तो हम एस्मा के रेगुलेशंस को क्यों हम जो है वो फॉलो करेंगे। क्योंकि हो क्या रहा है कि यूरोपियन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सेंट्रल काउंटर पार्टीज़ फंक्शन करती हैं यूरोपियन बैंक्स के साथ और वो इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करती हैं। लेकिन अब जब ये डी रिकॉग्नाइज़ कर दिए जाएंगे तो ऑफ कोर्स इसकी वजह से जो है ये इन्वेस्टमेंट जो है वो उस पर फ़र्क पड़ेगा। यूरोपियन बैंक्स के थ्रू जो है वो FPIs इंडिया में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इसका इम्पैक्ट यही होगा कि जो है सर्विसेज नहीं दे पाएंगे ये CCPs जो इंडिया के हैं EU के बैंक्स को या EU के ट्रेडर्स को। डोमेस्टिक मार्केट में जो है एडिशनल कैपिटल लगाना पड़ेगा उन्हें, यूरोपियन बैंक्स को। ठीक है, अब क्योंकि उसमें क्या है कि वो क्लियरिंग हाउस फंक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको अपने ही रिस्क पर जो है ये अपने ही क्रेडिट रिस्क पर हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के साथ इंडिया में फंक्शन करना पड़ेगा, जिससे कि ऑफ कोर्स वो डिसुएड होंगे। फिर वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में जब उनको इतने रिस्क में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो अब जो 20% जो टोटल हमारा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उसमें से 20% यूरोप के होते हैं। लेकिन सेबी फिर भी ये कह रहे हैं कि डी रिकॉग्निशन जो है वो इस इन्वेस्टमेंट को जो है वो इम्पैक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आते हैं, तो ये डी रिकॉग्निशन जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पॉक्सो एक्ट। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली पॉक्सो एक्ट को जो है कहा है कि पॉक्सो एक्ट को केस सुनते हुए ये कहा है कि हम इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि माइनर्स को पनिश करो, चाहे वो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में भी हो। ठीक है, तो पॉक्सो एक्ट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2012 में इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। एक चाइल्ड को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए एक्ट लाया गया था। और इसमें किसी भी तरह की जो है सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड अगर चिल्ड्रन के केस में हो रहा है तो उसमें पनिशमेंट डिफ़ाइन की गई है। और ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है। इसमें ये माना जाता है कि गर्ल और बॉय दोनों ही विक्टिम हो सकते हैं। और इंडिया ने क्योंकि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन साइन किया है, इसीलिए ये एक्ट भी जो इंडिया को पास करना पड़ा। चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स इंडिया इस एक्ट के थ्रू लेकर आया है। अब इस एक्ट में
एक चाइल्ड जो है वो 18 साल से कम की एज के जो है पर्सन को माना जाता है। और इस एक्ट में ये भी प्रोविजंस हैं कि विक्टिम को कंपनसेशन भी दी जाए। और जनरली आपको पता है ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का प्रिंसिपल होता है हमारे लॉ में। लेकिन इस केस में अगर कोई, इस एक्ट में अगर कोई केस होता है तो जो अक्यूज्ड है उसको अपने आप को गिल्टी इनोसेंट प्रूव करना होता है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट गिल्टी ही माना जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं तवांग मॉनेस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो तवांग मॉनेस्ट्री जो है, उन्होंने चाइना के ऊपर डिसकंटेंट दिखाया है क्योंकि चाइना जो है वो रैंडमली अरुणाचल प्रदेश की जो है वो जगह को रीनेम कर रहा है। तो तवांग मॉनेस्ट्री क्या है, एक माउंटेन पर सिचुएटेड है तवांग डिस्ट्रिक्ट में। इंडिया की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है। जो सबसे बड़ी है वो ऑफ कोर्स लासा में है, जो कि तिब्बत में है। इसको 5th दलाई लामा की विशेष के बेसिस पर 1680 और 1681 के आसपास जो है वो फाउंड किया गया था। गेलुक स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज़्म को ये बिलोंग करती है। और इसमें एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है मॉन्क्स के लिए, लाइब्रेरी है, म्यूज़ियम है, स्कूल है बेसिक एजुकेशन के लिए। अब गेलुक स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज़्म क्या है, इसको येलो हैट सेक्ट भी कहते हैं, जो कि सबसे न्यू है 4 मेजर स्कूल्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म में। 1357 के आसपास जो है वो जे सोंगखाबा जो तिब्बतन फिलोसफर है, उन्होंने जो है इसको फाउंड किया था। और अब ये धीरे धीरे जो है 16th सेंचुरी तक प्री एमिनेंट बुद्धिस्ट स्कूल बन चुका है तिब्बत का। और जो इसके ऑफिशियल हेड होते हैं स्कूल के, वो गामदन त्रिपा जी होते हैं। और इस स्कूल में स्पेशल एम्फेसिस होता है मोनास्टिक ट्रेनिंग और स्टडी का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैती कम्युनिटी। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि मणिपुर में कुछ टेंशन्स चल रही हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो मेजॉरिटी मैती कम्युनिटी को एसटी के एक सब कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने के लिए जो है वो डिमांड को अपोज कर रही हैं। तो मैती कम्युनिटी क्या है, प्रीडोमिनेंट एथनिक ग्रुप है मणिपुर स्टेट का। मैती लैंग्वेज बोलते हैं, वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। सोल ऑफिशियल लैंग्वेज है मणिपुर की। इम्फाल रीजन में रहते हैं बेसिकली ये, और ये म्यांमार और बांग्लादेश में भी इनकी नोटेबल प्रेजेंस है। 53% जो टोटल मणिपुर की पॉपुलेशन है वो मैती ही एथनिक ग्रुप की है, और मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो हिंदुज़म को फॉलो करते हैं। अब याओशैंग फेस्टिवल क्या है, ये सेम टाइम पर जब होली मनाई जाती है तब ये याओशैंग फेस्टिवल भी मनाया जाता है। 5 डे लॉन्ग सेलिब्रेशन है ये, और बर्निंग ऑफ याओशैंग के साथ जो है ये स्टार्ट होता है, जो कि ऑफ कोर्स बैम्बू से बनाया जाता है। और इस फेस्टिवल की हाईलाइट है थाबल चोंगबा, जो कि एक ट्रेडिशनल मणिपुरी फोक डांस है। और इस फेस्टिवल से बेसिकली चैतन्य महाप्रभु के जो बर्थडे है उसको एक तरह से कमेमोरेट किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चन्नपटना टॉयज़। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं चन्नपटना के, कर्नाटका के, उन्होंने गवर्नमेंट के डिसीजन को टू इम्पोर्ट टॉयज़ फ्रॉम चाइना उसको वेलकम किया है, टू प्रोहिबिट इम्पोर्ट फ्रॉम ऑफ टॉयज़ फ्रॉम चाइना उसको वेलकम किया है। अब ये चन्नपटना टॉयज़ जो हैं वुडन टॉयज़ होते हैं, और या डॉल्स होती हैं, जो कि चन्नपटना कर्नाटका में जो है बनाए जाते हैं। टीपू सुल्तान ने जो है इस वुडन टॉयज़ जो है ये ट्रेडिशन को जो है चन्नपटना में इंट्रोड्यूस किया था। पर्शिया से आर्टिस्ट बुलाए और उन्होंने लोकल आर्टिस्ट को वुडन टॉय मेकिंग का जो है वो ट्रेनिंग दिया। अभी ये हैंडमेड होते हैं जनरली टॉयज़, और इसको ऑर्गेनिक कलर्स में पेंट किया जाता है। जनरली इनकी जो है राउंड और क्यूबिकल जो है वो इनकी शेप होती है, और ब्लंट एजेस होते हैं। जो चन्नपटना टॉयज़ हैं उनको GI टैग भी 2005 में मिल चुका है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट। गवर्नेंस के लिए, सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की जो है रिव्यू किया है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो 100 हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट्स कंट्री में बनाने का प्रोजेक्ट है। इसमें जो है हम चाहते हैं कि ऐसे फूड स्ट्रीट्स बनाई जाएँ जिससे कि फूड बॉर्न इलनेसेस जो है वो कम हो सकें और हेल्थ आउटकम्स भी इम्प्रूव हो सके, क्योंकि हम हेल्दी फूड प्रैक्टिसेस लाना चाहते हैं पब्लिक में। अब इसको नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है। हाइजीन और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर इसका फोकस रहेगा। हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो स्टेप्स जो है वो डिफाइन करेगी कैसे फूड स्ट्रीट हब्स में ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हीट इंडेक्स। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अपना हीट इंडेक्स निकालने का फैसला किया है, अगले साल तक निकाल दिया जाएगा, और ऑफ कोर्स इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो ये फिगर्स कैलकुलेट करके सामने रखेगा। अब इसमें होता क्या है कि हीट इंडेक्स जो है वो ये मेजर करेगा कि
ह्यूमिडिटी जो है वो एयर टेम्परेचर में जब होती है तो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है हीट का। अब आपको पता है इन नॉर्मल टाइम्स अगर आप हीट देखोगे, चाहे 40 टेम्परेचर हो, 41 टेम्परेचर हो, उतना डिस्कम्फर्ट आपको नहीं लगता है जितना कि आपको मानसून के टाइम पर, रेनी सीजन में, ह्यूमिड वेदर में लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जब आपका नॉर्मल टेम्परेचर भी चाहे 40 डिग्री पहुंच जाता है, तो क्योंकि एयर में ह्यूमिडिटी कम है, तो जब आपकी बॉडी जो है वो परस्पायर करती है, और जब वो परस्पायर करती है तो जो है आपकी एयर में ड्राइनेस है और वो इवेपोरेट हो जाता है स्वेट। जब इवेपोरेशन होती है तो हमारी बॉडी का ये कूलिंग प्रोसेस है, आपकी बॉडी कूल हो जाती है उसकी वजह से। लेकिन अब अगर ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी एयर में, तो वो कूलिंग प्रोसेस नहीं चल पाएगा और आपको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा क्योंकि आपकी बॉडी कूल नहीं हो पाएगी। तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है एयर टेम्परेचर में और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। So now let us see all these topics in English. So the first topic is derecognition of Indian central counterparties. This topic is important for your economy section. European Securities and Markets Authority. Basically, you can say that this is the SEBI of European Union. They have derecognized 6 Indian central counterparties from April onwards. So what is a central counterparty? So basically, it's a financial institution which is performing two main functions: clearing and settlement of trades. So be it in foreign exchange, securities, options, derivative contracts, you need an intermediary to make an exchange between buyer and seller. So this intermediary, let's suppose this is a company. When you and me are trading, we do not know each other. Okay, so how would we make sure that this transaction is genuine? So there will be an intermediary who will perform this function, and this is what clearing and settlement is done by central counterparty. So they are basically buyer to every seller and they are seller to every buyer. Okay, they are highly regulated institutions and they manage counterparty credit risk also. So as they can function in India only after RBI's approval. So why these central counterparties have been derecognized? Because as per European market infrastructure regulations, a CCP in a third country can only provide clearing functions to European banks if it is recognized by ESMA, that is the SEBI of European Union. Okay, so this decision has been taken because there is no current cooperation arrangements between Indian regulators, the RBI, SEBI and the ESMA of European Union. So we have not made any contract or any agreement that we would recognize each other's regulators. Okay, so that's why this has happened now. And what is the argument by Indian regulators? So Indian SEBI is saying that our domestic CCPs, they only operate in India, they are not operating in EU. Then why we would be subjected to ESMA regulations? These Indian CCPs, they have robust risk management and there is no need for a foreign regulator to inspect them. So what will be the impact of this move? So you know why it is happening? Because European investors are investing in India. Almost 20% of our total foreign portfolio investors are Europeans. So this ESMA provisions are applying because the European Union wants to ensure that the clearing house function that is being done by CCPs, they are recognized by them. So if it happens, if they are derecognized, then they would no longer be able to provide services to clearing members and trading venues established in the EU. So these European investors would have to comply with higher capital requirements and enhanced credit risk also. Okay, so the next topic is POXO Act. So this topic is important for your social issues. Bombay High Court has recently said that POXO Act was enacted not to punish minors in a consensual relationship and to brand them as criminals. So what is POXO Act? It was introduced in November 2012 by Ministry of Women and Child Development to deal with offences related to children, such as protection of children from sexual assault, sexual harassment and pornography. So POXO Act provisions, POXO Act basically lays down punishment for exposing children to any kind of sexual offense. So it increases the scope of reporting sexual crimes against children also. So it's a gender neutral law. So both girls and boys can be a victim of sexual violence in this case of POXO. And because India is a signatory to UNCRC, that's why we had to make this law so that we can make this entire procedure child friendly.
So, what are the features of this POCSO Act? So, the Act defines any person under the age of 18 as a child, and it has a feature to give compensation to the victim. Otherwise, in our law, we have this provision called innocent until proven guilty, but this principle does not apply in POCSO case. The accused would be considered as guilty until he proves himself as innocent. Okay. So the next topic is Tawang Monastery. This topic is important for your art and culture section. So Tawang Monastery has recently expressed its discontent over China renaming different places in Arunachal Pradesh. So Tawang Monastery is situated on a mountain at an altitude of about 3,000 meters. It is the largest monastery in India, and it is the second largest in the world, the first one being in Lhasa. So it is known in Tibetan as Galden Namge Lhasa. So it was founded in 1680 and 1681 according to the wishes of 5th Dalai Lama, and it belongs to the Gelug school of Mahayana Buddhism. It consists of a residential building for monks, a library, a museum, a school for basic education, etc. And what is Gelug school of Mahayana Buddhism? So basically it was founded in it is the newest of the 4 major schools of Tibetan Buddhism, and it is also known as Yellow Hat sect, and it was founded in 1357, 1419 period, and it has emerged as the preeminent Buddhist school in Tibet since 16th century. So its official head of the official head of the school is known as Gandhan Tripa, and this school focuses more emphasis on monastic training and study. So the next topic is Meitei community. This topic is important for your social issues. So you know that tensions have erupted in Manipur over Solidarity March, which was organized by a tribal students union to oppose the demand for ST status by a section of majority Meitei community in the state. So Meitei community people are predominant ethnic group of Manipur state. They speak Meitei language, which is one of the 22 official languages of India and the sole official language of Manipur state. They generally have settled in Imphal Valley region, and they have a presence in neighboring Myanmar and Bangladesh also. So they represent about 53% of Manipur's population, and majority of them follow Hinduism, while more than 8% are Muslims also. So what is Yaosheng festival? So they'll celebrate this Yaosheng festival at the same time as we celebrate Holi. So it's a 5-day long celebration which begins with the burning of Yaosheng, which is made from bamboo. The highlight of this festival is Thabal Chongba, which is a traditional Manipuri folk dance, and it marks the rejuvenation. This festival marks the rejuvenation of the spirit of life and commemorates the birthday of Chaitanya Mahaprabhu. So the next topic is Channapatna toys. This topic is again important for your art and culture section. So toy manufacturers in Channapatna, Karnataka, they have applauded government's decision to prohibit the import of toys from China. And what is Channapatna toys? So these are wooden toys and dolls which are manufactured in the town of Channapatna in Ramnagar district of Karnataka. So at the time of Tipu Sultan, he introduced these wooden toys to the current town of Channapatna, and artists from Persia were invited to train local artists in wooden toy making. So the most of these toys are handmade. They are painted in organic colors. They are mostly round and cubic in shape with blunt edges, and they have also received the GI tag in 2005. So the next topic is Food Street Project. This topic is again important for your governance and social issues. Union Health Minister has recently reviewed the Food Street Project, which aims to develop 100 healthy and hygienic food streets across the country. And the aim is to reduce foodborne illnesses and improve overall health outcomes. So this is being implemented through National Health Mission in convergence with Ministry of Housing and Urban Affairs. The aim is to, of course, ensure improvement of hygiene and food safety standard protocols will be ensured by Health Ministry, that these are being followed in these food street hubs. So the next topic is heat index. This topic is important for our environment section. So India is set to launch its own heat index next year, and of course Indian Meteorological Department would be doing so, and the aim is to quantify heat hazard based upon heat wave alerts for specific locations. So it will basically measure how hot it feels when humidity is factored in along with air temperature. You know that generally even with 40-degree temperatures you are not as uncomfortable, or it is not as discomforting for you than, let's suppose, 33-degree temperature but with humidity. Okay, like you have it in monsoon season. Why it happens? Because even if there is high temperatures, but the
air lacks humidity, what would happen is that you would perspire and evaporation would happen and your body would start cooling. Whereas in the case of high humidity in the air, this evaporation would not happen because there is already high level of humidity in the air. Then of course this cooling process, this natural cooling process would not be followed by your body and you would feel discomforted. Okay, so there is a direct relationship between the air temperature and relative humidity. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.